हेलो एवरीवन। कल का जो हमारा टॉपिक था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, उसको आगे करते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन हमने बात की, तो केमिकल इक्वेशन क्या थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहना है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो थी हमारे पास वो दो टाइप की थी, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन या यू कैन से दैट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मीनिंग क्या था? बैलेंस्ड इन द सेंस इंडिविजुअल एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, मीन्स हर एक एलिमेंट के, तो हम उसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर इक्वल नहीं है तो वो हमारी क्या होगी, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन या यू कैन से दैट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मेरे पास कुछ यहाँ पर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है, देखते हैं हम इसको किस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कल हमने मेथड डिस्कस किया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में मीनिंग क्या होता है कि जहां पर भी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड में कम दिखे या प्रोडक्ट साइड में कम दिखे, जहां पर भी हमें कम नजर आएंगे वहीं पर हम क्या करेंगे, किसी होल नंबर से वहां मल्टीप्लाई करेंगे उस होल नंबर से, जिससे वो क्या कर रहा होगा, रिएक्टेंट साइड में उसको बैलेंस किया जा रहा होगा। या प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है तो रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट साइड के इक्वल कर दे। मीन्स करना क्या, हमने जिस साइड कम है उस तरफ एक होल नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करनी है। सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या हमारे पास C2H2 प्लस O2, क्या प्रोडक्ट क्या मिला, CO2 प्लस में H2O। यहाँ पे देखो 2H2O है, तो यहाँ पर हमने देखो कंपेयर करते हैं पहले कार्बन। कार्बन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 2। अगर कार्बन हमारे पास इधर 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखें तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1। यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, तो कम इस तरफ है ना, तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इधर कार्बन 2 हो गया, कार्बन तो हो गया हमारा बैलेंस, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने से इफेक्ट क्या हुआ, ये कार्बन अकेला नहीं था, ये क्या था, एक कंपाउंड की फॉर्म में था, CO2 की फॉर्म में था। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्ट किस पे पड़ेगा, O पे भी पड़ेगा। तो O कितना हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, लेकिन देखो उससे पहले ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 जा 4 है, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आगे 2 लिखा हुआ है, इन द सेंस यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो 2 1 जा 2। यहाँ पर कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस तरफ है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ये है, टोटल हो गए 6 मॉलिक्यूल। तो 6 करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 से मल्टीप्लाई करते यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया है। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 2 जा 4। 4 क्या थे हमारे, हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 लगा देती हूँ मैं, तो 2 2 जा 4। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ा, कार्बन पे पड़ा। जिस पे भी इफेक्ट पड़े आप उसको साथ के साथ नोट करते चलना। अगर कार्बन पे इफेक्ट पड़ा तो कितना पड़ा, देखो कार्बन 2 थे, अब कार्बन कितने हो गए 4। अगेन कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। तो 2 को हटा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कार्बन को 4 किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 जा 8 तो ये हो गया, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे थे, 8 प्लस 2 10। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की बजाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10, ये हो गया ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड में देखिए Na इस तरफ कितना है 1, इस तरफ Na कितने हैं 2। Na को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूं, 2 लगाते हैं, यहाँ पर Na क्या हो गया 2, इस तरफ भी 2, बैलेंस हो गया। लेकिन इस Na का इफेक्ट, इस 2 का इफेक्ट देखो और कहां पे पड़ा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल्स बोल दिया। सो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अब क्या हो गया, 2 एटम्स हो गए, हाइड्रोजन के भी कितने हो गए 2 हो गए, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं, इन द सेंस 1 1 एटम है ये। ठीक है, तो 2 1 जा 2, एंड ये भी क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 2 हो गए। इस तरफ देखते हैं, इस तरफ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स है 4 है, और एक एटम ये रहा 5। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास 4 प्लस 1 5 हो गया। अब 5 को तो हम बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो इवन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले जो उस चीज को हैंडल करो जो ऑड नंबर बना रही है,
ऑड नंबर कौन क्रिएट कर रहा है? ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था? इवन नंबर में था, इजिली कहीं पे भी हम 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर सकते थे? बैलेंस कर सकते थे। तो यहाँ पर पहले इसको इवन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन क्या हो जाए हमारा? इवन नंबर में आ जाए। अब देखो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, 4 + 2 6 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देखते हैं, 4 ये रहे और 2 मॉलिक्यूल्स ये रहे, 6 हो गए, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन H2, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स यहाँ पर है और H2 यहां से है, तो टोटल कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 2 × 2 = 4। ये भी क्या हो गई हमारी? बैलेंस हो गई। अब बचती है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड अनबैलेंस इक्वेशन में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कितने एटम्स है यहाँ पे? 3। इस तरफ मैग्नीशियम के एटम कितने हैं? 1। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैग्नीशियम 3 हो गए, इस तरफ भी मैग्नीशियम 3, ये तो हो गया बैलेंस। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 से मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई करते इफेक्ट क्या हुआ? ये उन दोनों की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज का, ये OH का होल ट्वाइस है। OH का होल ट्वाइस का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर देखिए जबकि क्या था? सिर्फ O के साथ 4 लिखा था, तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स थे। यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। ठीक है, इस होल ट्वाइस का मीनिंग ये है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पर और 3 ये हो गया, 3 × 2 = 6। ऑक्सीजन के एटम के हो गए 6। सिमिलरली हाइड्रोजन के 2 ये 3 ये, यहाँ पर हाइड्रोजन के हो गए 6। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन के 6 ये रहे, 3 ये रहे, 6 और 3 क्या हो गया? 9 हो गए। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 9 नहीं ला सकती ना, ऑड नंबर आ गया। इवन में क्रिएट करना है, कौन कर रहा है ऑड नंबर क्रिएट? कौन करवा रहा है? ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि ये तो इवन नंबर था, ऑड नंबर इस हाइड्रोजन ने बनाया, तो पहले इसकी यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। पहले उस चीज को हैंडल कीजिए जो ऑड नंबर क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ऑड नंबर इस वाले हाइड्रोजन ने बनाया, तो 3 × 2 = 6 बन गया इवन नंबर। अब 6 प्लस में 6 कितने हो गए? हाइड्रोजन के एटम्स हो गए 12। तो यहाँ पर देखिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो रहे हैं मेरे? 6 × 2 = 12 हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने थे? 6। यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस। बच क्या गया? N। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने हैं? 2। इधर भी नाइट्रोजन के क्या हो गए? 2। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में ला सकते हो। आगे चलते हैं, ये रहा बैलेंस करने का तरीका। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के ऊपर, और इक्वेशंस की टाइप पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इन कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है, ये तो मैंने सिंपली लिखी थी, तो किसी भी गिवन इक्वेशन को मोर और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, कि उसमें हमें सिर्फ ये ना पता चले कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, हमें ये भी पता चले कि जो एलिमेंट है या कंपाउंड है उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना हमने लगाया प्रोसेस में, उसको कन्वर्जन के प्रोसेस में, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया है तो कौन सा प्रोसेस हमने वहां पे लगाया है, वहां पर हीट अब्सॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, ये सब कुछ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सपोज क्या हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, तो फर्स्ट चीज मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने की पहली चीज हम क्या कर सकते हैं? उसकी स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स वेदर द गिवन एलिमेंट और कंपाउंड वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या फिर गैसेज स्टेट में है। एग्जांपल के लिए जैसे C+O2 क्या बन गया? CO2। अब मैं अगर यहाँ पे कार्बन, कार्बन क्या मेरी? कोक। कार्बन का सपोज क्या मैंने प्योरेस्ट फॉर्म लिया है, कोक लिया है, तो इसकी स्टेट कैसी होगी? कोक की सॉलिड होगी, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूं? S। ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है? गैसेज स्टेट में, तो यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ? G। CO2 क्या है? गैस है, यहाँ पर लगा दिया मैंने G। तो ये चीज क्या बता रही है कि ये क्या है? कार्बन की सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, मीन्स C से हम कोक को रिप्रेजेंट, नॉर्मली आप कार्बन बोल सकते हो। ठीक है, कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन है गैसेज स्टेट में, और CO2 भी क्या है? गैसेज स्टेट में। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये थी। सेकंड, इसको और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम सेकंड चीज यहाँ पर क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं? अगर हमारे पास क्या है, कोई रिएक्शन है कि किसी एसिड के साथ हमने कोई चीज रिएक्ट किया है, एग्जाम्पल के लिए जैसे Na प्लस में HCl,
सोडियम को हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, NaCl, ठीक है, कॉमन सॉल्ट बनाएगा। यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन अकेला बच गया, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सोडियम की स्टेट तो बता ही सकती हूँ, साथ में और क्या बता सकते हैं, ये एसिड है। अब इस एसिड के साथ अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं DIL, मीन्स डाइल्यूट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बता सकते हैं कि एसिड जो गिवन है वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर मैं DIL डाइल्यूट की बजाय यहाँ पर ऐसे इस तरह से लिखा मिल जाए कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमें क्या पता चल रहा है कि सोडियम को रिएक्ट करवाए किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड की बजाय डाइल्यूट लिखना है, डाइल्यूट एसिड था, तो मैं इस तरह से डाइल्यूट से रिप्रेजेंट कर सकती थी। मीन्स सेकंड क्या हो गया, हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव और क्या बना सकते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्शन में एसिड गिवन है तो हम एसिड के कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बता सकते हैं। थर्ड थिंग क्या होती है, हम ये बता सकते हैं कि इसमें गैसेज इन्वॉल्व हुई है या नहीं हुई है, सॉरी हीट इन्वॉल्व हुई है या नहीं हुई है। हीट, अगर हीट इन्वॉल्व हुई है तो हीट हमारी अब्सॉर्ब हुई है या फिर रिलीज हुई है। देखो, अगर हीट रिलीज होती है जैसे C+O2, जैसे ही कार्बन को कॉक को बर्न किया जाता है, ठीक है, तो कॉक क्या बनाएगा अपना बर्निंग के टाइम पे, CO2 बनाएगा। CO2 बनाएगा तो क्या रिलीज आउट होगी, यहाँ पे बर्निंग के टाइम पे हीट रिलीज होगी, तो ये हीट रिलीज हुई। अगर प्रोडक्ट साइड में हीट को लिखा जाता है तो इन द सेंस हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। लेकिन अगर ये हीट यहां लिखने की बजाय यहां पर लिखी हुई होती तो इन द सेंस हीट क्या हुई है, अब्सॉर्ब हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि वेदर द हीट इज अब्सॉर्ब और रिलीज्ड इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो फोर्थ चीज क्या आती है, वो कंडीशन हम बता सकते हैं जिसके अंदर क्या हुई है, रिएक्शन टेक प्लेस हुई है, उसकी कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए N2 प्लस में H2 क्या बन गया, NH3, अमोनिया फॉर्म हो गया। तो अगर अमोनिया बना है तो क्या कंडीशन थी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया और अमोनिया बन गया। तो कंडीशन क्या है, सपोज क्या हमने इसको 500 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रखा, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लगाया है, और किसकी प्रेजेंस में बनेगा ये, आयरन की प्रेजेंस में। तो इस तरह से इस एरो हेड पे हम क्या शो कर सकते हैं, गिवन टेम्परेचर और प्रेशर, साथ में अगर कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो वो कैटलिस्ट भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि किसकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन हुई है। ये चार चीजें हमारे पास क्या, कि हम किसी भी केमिकल गिवन केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा वहां से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो पहली चीज हमारी क्या थी, यहाँ पे इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेज कौन सी स्टेट है गिवन एलिमेंट की या कंपाउंड की। सेकेंड चीज हमारे पास क्या थी, हम एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बता सकते थे, जो गिवन एसिड है वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। थर्ड चीज हमारे पास क्या है कि गैसेज का इवोल्यूशन हुआ है, तो अगर जो हीट हमारी यहाँ पे रिलीज हो रही है या फिर अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं हीट रिलीज हुई है या अब्सॉर्ब हुई है। फोर्थ चीज क्या होगी हमारे पास कि किस कंडीशन के अंदर क्या हुई है, ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। दैट्स ऑल अबाउट द हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहली रिएक्शन मैंने लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जस्ट ऑपोजिट कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, नेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन इन द सेंस कंबाइन होना, फ्यूज्ड होना, कुछ भी बोल सकते हो, कंबाइन हुए हैं या फ्यूज्ड हुए। मीन्स हमारे पास क्या होगा, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट। अगर हमारे पास 2 या मोर रिएक्टेंट है और उन सबको कंबाइन करके हमने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कंडीशन क्या आ गई इसकी, हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट जो होंगे वो कितने होंगे, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा क्या होने चाहिए, रिएक्टेंट होने चाहिए, ताकि हम उनको कंबाइन कर सके। इसकी सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, मीन्स सिंगल प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमने लिया था, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है C प्लस में O2। यहां पर क्या है, 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बना, CO2, एक प्रोडक्ट बन गया। और एग्जाम्पल ले तो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, H2O,
एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर रिएक्टेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट। इसका जस्ट ऑपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन इन द सेंस कि हमारे पास क्या होगा, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, उस सिंगल रिएक्टेंट को हमने ब्रेक किया होगा इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर या फिर किसी और कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होने के बाद हमें वहां से क्या मिलेगी, 2 और मोर प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या होगी हमारे पास, रिएक्टेंट की बात करें तो क्या होना चाहिए हमारे पास, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होने चाहिए हमारे पास, 2 और मोर, मीन्स ब्रेक डाउन होना है यहाँ पे। ठीक है, किसका, रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट है, 2 और मोर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे हमने H2O लिया, H2O को अगर हमने ब्रेक किया है तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, 2 गैसेज रिलीज आउट हो जाएगी। तो एक सिंगल रिएक्टेंट था और 2 क्या मिल गए हमें, प्रोडक्ट मिल गए। अब देखिए डिकम्पोजिशन अगर प्रोसेस हो रहा है तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, उसके बेस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। First one is photo decomposition, second is the thermo decomposition, and third one is electro decomposition. ठीक है, तो there are 3 types of decomposition reaction: photo decomposition, thermo decomposition, and last one is electro decomposition. अब फोटो डिकम्पोजिशन क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ब्रेकडाउन तो होगा, ठीक है, एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो 2 और मोर प्रोडक्ट्स में डिवाइड तो होगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एग्जांपल के लिए सिल्वर क्लोराइड है, AgCl हमारे पास है, तो AgCl को अगर मैं ब्रेक करती हूँ सिल्वर क्लोराइड को तो क्या बनाएगा ये, Ag+Cl2। लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो ब्रेक डाउन हुआ वो किसकी प्रेजेंस में हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ तो ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास, फोटो डिकम्पोजिशन, या शॉर्ट में बोल देते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस। सेकेंड हमारे पास क्या है, थर्मो डिकम्पोजिशन। थर्मो डिकम्पोजिशन वर्ड का मीनिंग क्या था, थर्मो मीन्स हीट। थर्मो वर्ड आपको जहां पे भी नजर आता है, थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट। इन प्रेजेंस ऑफ हीट ब्रेक डाउन होगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा, हीट की प्रेजेंस में होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लाइम, नॉर्मल अगर बोले तो लाइम स्टोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते तो ये क्या बनाता है, CaO प्लस में CO2, कैल्शियम और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, बचा क्या, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे गया तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल गए, CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। देखिए ये था हमारा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, क्विक लाइम, प्लस में CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन ये ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज थर्मोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन। द लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। जैसे हमने क्या था, वाटर का ब्रेकडाउन किया था। ठीक है, तो वाटर से ब्रेकडाउन से क्या हो रहा था, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, तो H2O को अगर हम ब्रेक करते तो H2 प्लस में O2, ये 2 गैस रिलीज होती है। तो वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। अगर कोई क्यूरी आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी सोल्व कर सकूं।